Hello everyone and welcome back to another video of Law Prep Tutorial and this is your legal mentor अंशु प्रसाद। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका एक बेसिक टॉपिक जो कि बहुत सारे क्लैड एस्पिरेंट्स का और भी लोगों का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या अंतर है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी अगर आपको पता होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इसमें इसके बारे में बहुत ज्यादा बात किया गया है और इसमें डिटेल वे में अगर आप देखेंगे तो क्या है ये चीज हम लोग समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट जो होता है वो एक बेसिक मूल्य अधिकार होता है किसी भी नागरिक का जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो नागरिक ही हो, अगर वो नागरिक नहीं भी है तो आर्टिकल 14 देखेंगे और आर्टिकल 21 देखेंगे तो वहां पे पर्सन वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब है कि हर लोग पे वो लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप नागरिक है कि नहीं है। नागरिक का मतलब वही होता है जिनको स्पेशल वोटिंग राइट्स मिलते हैं और भी बहुत सारे राइट्स मिलते हैं जो कि एक कंट्री ऑफर करता है एक सिटीजन को, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन आपका मैटर करता है कि जो राइट्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट सरकार द्वारा एक राइट होता है जो कि आपको दिया जाता है और जो आपसे छीना नहीं जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको राइट टू इक्वालिटी, सारे लोग इक्वल हैं, सारे लोग को धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको आपको ये सब प्रैक्टिस करने का अधिकार है। फंडामेंटल राइट अगर आप देखेंगे तो और भी हो सकते हैं कि अगर आपका कोई भी चीज छीना जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, सरकार किसी भी तरीके से आप में वो डिफरेंशिएशन करता है गलत तरीके से, तो उसको हम लोग चैलेंज करके कोर्ट ऑफ लॉ में उसको नल एंड वॉइड करा सकते हैं, डिक्लेयर मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट एक बहुत बड़ा राइट होता है। आप देखेंगे तो बेसिक ह्यूमन राइट्स जो कि गारंटी किया जाता है हर एक नागरिक को ताकि उसका क्या प्रोटेक्ट किया जा सके, लिबर्टी और डिग्निटी। लिबर्टी मतलब आजादी और डिग्निटी मतलब मान सम्मान मर्यादा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये शुरू होता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक और ये बात करता है पार्ट 3 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देखेंगे संविधान का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 में वही कि इंडिया का बाउंड्री क्या है और इंडिया के नागरिक कौन है। तो इंडिया का नागरिक मतलब सिटीजनशिप पार्ट 2 में लिखा हुआ है और पार्ट 3 में लिखा है फंडामेंटल राइट कि उनको क्या क्या चीज दी जाएगी। तो आप देखेंगे सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। हर इंसान बराबर है और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब में एक बराबर मान्य आपका जो होता है सामान्य ट्रीटमेंट होगा सबके साथ, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। राइट टू इक्वालिटी इफ यू सी, उसके बाद दूसरा फंडामेंटल राइट है। पहले 14 टू 18 में आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग राइट्स है। आपका इक्वालिटी हो गया, उसके बाद बोल सकते हैं जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, क्रीड बोल सकते हैं, रिलीजन बोल सकते हैं, रेस बोल सकते हैं, गोरा काला जो भी आपका जो बोल सकते हैं, फ्रीडम टू रिलीजन, उसके फ्रीडम राइट टू फ्रीडम आता है। उसके बाद आर्टिकल 19 से 22 अगर आप देखेंगे तो स्पीच, बोलने का अधिकार, हम कुछ भी बोल सकते हैं। आए दिन आप देखते होंगे बहुत सारा आपका स्टैंड अप हो गया या कहीं भी कोई इंसान कुछ बोलता है तो उसके वीडियोस को हटा दिया जाता है। और ये देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट है तो उसके पोस्ट को रिपोर्ट करके सरकार क्या करता है, उसके पोस्ट को रिमूव कर देता है। तो कोई भी चीज आप कहीं बोलते हैं तो उसका आपका कितना आजादी है वो सब लिखा हुआ है आर्टिकल 19 में। आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, अपना राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट वो कर सकते हैं, ये सब भी आपके पास राइट है। मूवमेंट, आप इंडिया भर में कहीं भी जा सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, आप कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि मतलब पाबंदियां लगाई जाएंगी। ऑब्वियस सा बात है, कोई भी तरीके से आप कोई लीगल काम करेंगे तभी होगा। कुछ भी बोल रहे हैं तो डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए अगर आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो कर रहे हैं तो। उसके बाद देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि बहुत बेसिक चीज है, जो कि चाहिए होता है हर चीज हर इंसान को, कि जबरदस्ती आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा रहा है, कम दाम में काम नहीं करा जा रहा है। स्लेवरी बोलते हैं जिसको, बेगार बोलते हैं आपको यहाँ पे, स्लेवरी, बेगार, आपका बॉन्डेड लेबर, ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट है 23-24 में लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान को नहीं कराया जाएगा। 23 में लिखा हुआ है और किसी भी बच्चे को जबरदस्ती किसी जगह फैक्ट्री में जो कि हजार्डियस है वहां पे उनको काम नहीं कराया जाएगा। तो एक्सप्लॉयटेशन का बात करता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे शोषण। ठीक है, अगर देखेंगे यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर धर्म एक आपका इक्वल आपका राइट होल्ड करता है। और आप देखेंगे यहाँ पे कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है 25 से लेकर 28 में, हर एक इंसान का मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का अधिकार है, अपना मंदिर खोलने का अधिकार है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खोलने का अधिकार है। उसके अलावा देख सकते हैं और भी राइट्स है कि सरकार जबरदस्ती किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए बाकी सब धर्मों से पैसा नहीं लेगा। तो ये सब जितने भी हैं राइट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि आपका बहुत बेसिक होता है, आपको पढ़ाई लिखाई जो भी होता है, एजुकेशन का जो राइट गारंटी होता है, स्कूल कॉलेजेस में सीट्स का रिजर्वेशन होता है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो माइनॉरिटीज जितने भी होते हैं, आप देखते होंगे मिशनरी स्कूल्स हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, बहुत लोग मिशनरी स्कूल हो गए या फिर जो भी है, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का राइट कि मान लिया मिशनरी स्कूल है तो वहां पे बच्चे जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनका फीस कम होगा कंपैरेटिवली टू अदर हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके बाद देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बाय आवर
मोस्ट रिस्पेक्टफुल बी आर अंबेडकर। यहां पे उन्होंने ये बोला था आर्टिकल 32 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये सब जितने भी राइट आपको ग्रांट किए गए हैं इसमें से अगर कुछ भी छीना जाता है, सरकार अगर कोई लॉ बना के इनमें से कोई भी चीज गलत तरीके से छीनता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट 32 में और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आप क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं आपका जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। रेमेडी का मतलब पता ही होगा आपको, कोई भी तरीके नुस्खा बोलते हैं एक तरीके से। इफ यू सी यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये जस्ट जैसे ही फंडामेंटल राइट खत्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही पार्ट 4, अभी हमने देखा पार्ट 3, पार्ट 4 में आपका शुरू हो जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी आपका पार्ट 4 में शुरू हो जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ये आपका क्या होता है, गाइडलाइंस होता है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ रूल्स जो सरकार को यहां पे फॉलो करने चाहिए एक कोई लॉ बनाने से पहले, ताकि वो जस्ट एंड फेयर लॉ बना सके, ताकि वहां पे उनके पास एक थोड़ा ढांचा बोल सकते हैं या एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं पहले से ही तैयार है, कि वो उसको रेफर कर सकते हैं अगर कोई भी लॉ बनाने का उनको मन कर रहा है, ताकि लोगों का भलाई हो सके, ये सब हो सके। गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, कि किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी भी तरीके से क्या बोलते हैं आपका यूसीसी देख सकते हैं अभी बहुत चर्चा में चल रहा है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बात करता है कि अगर सरकार चाहे तो यूसीसी ला सकता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। आप देखिए गुजरात में आया, उत्तराखंड में आया, उसके बाद अभी असम में भी आया है, और भी स्टेट्स में बात चल रहा है, कलकत्ता में भी इस साल तक आ जाएगा, वेस्ट बंगाल जो बोल रहे हैं, या फिर एमपी में भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में वहां भी आने का बात चल रहा है। तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है कि वो लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता है। आप समझ रहे हैं इस चीज का मतलब, कि लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये गाइडलाइंस है, इसको आप कोर्ट में केस करके ये नहीं बोल सकते कि हमको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टेट में नहीं है, वहां पे आप ये केस नहीं कर सकते भैया कि हमको चाहिए ही चाहिए, हमारे स्टेट में होना ही चाहिए, ऐसा आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो इफ यू सी यहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर होता है या गवर्नमेंट के ऊपर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बट रिप्रेजेंट द स्टेट्स मोरल ड्यूटी, कि वो क्या क्या चीज करेगा, वो क्या क्या चीज आपके भलाई के लिए करेगा। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज लिखे हुए डीपीएसपी में, शुरू होता है 36 से और खत्म होता है 51 पे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वही हर इंसान को इक्वल मिलेगा पैसा, जो भी देख सकते हैं, और इसके लिए लॉज भी फ्रेम किए गए हैं। आप देखेंगे तो दिहाड़ी देखते हैं, आपका जो डेली वेजेस होते हैं जो मजदूरों को मिलते हैं 500,000 रुपए, तो उसको भी यूनिफॉर्म किया गया है। अगर कोई लड़का काम कर रहा है, कोई लड़की काम कर रही है, और वहां पे दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो उनको सेम पैसा मिलेगा, मैन एंड वुमेन का इक्वल। लेबर कोड्स भी आए, अभी आप देखेंगे 2000 आपका जो 20 में और 2019 में बने थे, उसको अभी 2026 में इंप्लीमेंट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल के क्लैट के लिए। फ्री एंड लीगल एड आप देखेंगे यहाँ पे, तो फ्री एंड लीगल एड का मतलब होता है कोई भी इंसान को न्याय नहीं मना किया जाएगा, मतलब न्याय का जो आपका वो एक्सेस है, जस्टिस का जो एक्सेस है, वो उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। अगर हम गरीब हैं और हम अपना वकील हायर नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। हमको एक फ्री वकील, सरकारी वकील दिया जाएगा कोर्ट द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी कारण अगर हम गरीब हैं, इकोनॉमिक डिसेबिलिटी, तो हमको जस्टिस डिनाई नहीं किया जाएगा। राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, अभी जस्ट आपको बताया एजुकेशन पे लॉ भी है, फंडामेंटल राइट में भी ये चीज है, लेकिन ये आपको और भी चीजें बनानी चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि वहां पे ये सब किया जा सके। मिड डे मील देख लीजिए, सरकारी स्कूल देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अगर आप देखेंगे तो 48A में ये क्लैट का पीवाईक्यू भी है, लास्ट 2024 में पूछा, 2025 में पूछा भी गया है। अगर आप देखेंगे क्लैट आपका पीवाईक्यू है ये, इसमें पूरे 5-6 क्वेश्चन बने थे। प्रोटेक्शन पे आप देख सकते हैं। इफ यू सी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम लोग देखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे काम करता है, जस्ट आपको मैंने बताया कि अभी बहुत सारे स्टेट्स में आ रहा है कि सारे धर्मों का जो लॉ होगा वो इक्वल हो जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी होंगे, सबका धर्म का जो लॉ है कि सबको इक्वल हो जाएंगे। शादी एक तरीके से होगी, डाइवोर्स एक तरीके से होगा, और यहाँ पे बोल सकते हैं उसको यूनिफाइड फॉर्म में कोर्ट में जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। शादी आप कैसे भी कीजिए, उसके बाद डाइवोर्स भी देख सकते हैं। ये सब आपने सुना भी होगा, मुस्लिम्स जो होते हैं वो 4 शादी कर पाते हैं, तो अब ये यूसीसी आने के बाद वो एक ही शादी कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये सब जितना भी यूनिफॉर्म करना होता है धर्म का लॉ, ताकि वहां पे डिफरेंसेस नहीं आए। नेक्स्ट देख सकते हैं पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सरकार यहाँ पे देखते ही है फ्रीबीज देता है हर इलेक्शन से पहले, या जो भी आपका हर टाइम जो भी है, इफ यू सी, ताकि वो वोट गेन कर सके। वो तो एक अजीब का कॉन्सेप्ट है, बट इफ यू सी यहाँ पे सरकार ये सब चीजें भी करता है। राशन कार्ड इशू करता है ताकि जो गरीब लोग हैं वो राशन क्या कर सके, कम दाम में अवेल कर सके। पैसा सबसे लिया जाएगा, अमीरों से या जो भी गरीब है सबसे, लेकिन जो आपके अंडर प्रिविलेज हैं या जो आपके वहां पे वो हैं उनके लिए न्यूट्रिशन लेवल रेज करेगा। क्रॉप्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब पे काम करेगा सरकार। तो इफ यू सी नेक्स्ट देखेंगे आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपका डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला चीज कि कहां आपका ये पाया जाता है, पार्ट 3 में पाया जाता है फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 में पाया जाता है डीपीएसपी। ठीक है, ये जस्टिसिएबल होते हैं। फंडामेंटल राइट अगर सरकार छीनता है, ठीक है,
तो यहां पे सरकार पे केस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं। यस, ध्यान से सुनिएगा, फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन के बस आप गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल पे नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसका बाद में बात करेंगे, बट जनरली आपका देखेंगे 99% केसेस में आप जो फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है वो सरकार पे ही कर सकते हैं, जिसको आपको स्टेट बोलते हैं, और ये आर्टिकल 12 में आपका डिफाइंड है। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये डिफाइंड है। अगर आप डीपीएसपी देखेंगे तो ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। अगर सरकार मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूसीसी नहीं लेके आ रहा है, महाराष्ट्र एज अ स्टेट मान लीजिए वहां पे अगर यूसीसी लेके नहीं आ रहा है, तो वहां के लोग कोर्ट में केस फाइल के ये नहीं बोल सकते कि हमारे यहां भी यूसीसी चाहिए। वो सरकार के ऊपर है कि वो यूसीसी लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते। इसके लिए आप कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकते हैं, इसीलिए नॉन जस्टिसेबल होते हैं। इसमें आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, आर्टिकल 32 टू 26 जस्ट बताया था आपको, एंड इसमें कोई लीगल रेमेडी नहीं है, आपका ये मॉरल ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है, सुनने में अजीब लग रहा है। फंडामेंटल राइट एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है, मतलब यहां पे सरकार के सेंस में देखेंगे तो सरकार ये चीज नहीं करेगा, सरकार इक्वालिटी डिनाई नहीं करेगा, सरकार धर्म का जो आपका राइट है वो नहीं छीनेगा, सरकार आपको यहाँ पे एजुकेशन का राइट वो नहीं छीनेगा, सरकार एक्सप्लॉयटेशन का जो राइट है अगर वो आपको जो मिल रहा है वो सब पे ध्यान रखेगा। तो ये नेगेटिव है, सरकार ये नहीं करेगा, इक्वालिटी डिनाई नहीं करेगा। अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिव बोला जाता है कि सरकार ये करेगा, लोगों के भलाई के लिए ये करेगा वो करेगा, जितना भी आपको बताया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब आपका पॉजिटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये नेगेटिव फॉर्म में होता है। अगर आप देखेंगे डायरेक्टेड बाय द इंडिविजुअल सिटीजंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टेड बाय द स्टेट, सरकार करता है। राइट टू इक्वालिटी ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। और जनरली अगर आप बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन प्रिवेल करेगा, ऑब्वियस सा बात है फंडामेंटल राइट ही प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कैन ओवरराइड फंडामेंटल राइट वाइल वाया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ये सब देखा गया है बहुत सारे केसेस में। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लैंडमार्क केसेस है, चंपकम डोराई राजन गोलकनाथ केस में आप देखेंगे, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती केस द लैंडमार्क जजमेंट, जहां पे 13 जजेस बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक जजमेंट है, आज तक का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में जो बैठा है। मिनर्वा मिल्स के केस में आप देख सकते हैं। हर केस का एक जो है आप अगर रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। मैं एक बेसिक सा जिस्ट बता देता हूं कि हर में क्या हेल्ड हुआ है, कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। अगर डीपीएसपी में कुछ लिखा है तो उसको हम लोग अमेंडमेंट के थ्रू या जो भी आपका वो है किसी भी थ्रू आपको फंडामेंटल राइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहुत सारा एग्जांपल है, आपको बताया अभी जस्ट, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, तो 39 बी सी में लिखा हुआ है जो कि आपका डीपीएसपी है। ठीक है, 39 बी अगर आप देखेंगे कैपिटल बी नहीं होगा, ये स्मॉल बी होगा। ठीक है, 39 बी और सी अगर आप देखेंगे वहां पे तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अगर मटेरियल रिसोर्स है, कोई भी जमीन है, कोई भी पानी आपका बोल सकते हैं वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट, उसको सरकार यूज कर सकता है ताकि आप लोगों का वेलफेयर कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आप देख सकते हैं आर्टिकल 31 सी लाया गया था, कैपिटल सी। आर्टिकल 31 कैपिटल सी जो बात करता है वो यही बात करता है, एनी मटेरियल रिसोर्स ऑफ द आपका वो है of the society है should be used to subserve the common good of the citizens, so common good of the people, कि जितने भी लोग हैं उनके कॉमन गुड के लिए। फॉर एग्जांपल आपका प्राइवेट जमीन है, वहां पे सरकार बोलता है यहाँ पे रेलवे लाइन अगर बन जाएगा ना तो 1000 लोग डेली ट्रैवल कर पाएंगे, तो आपका जमीन सरकार ले सकता है और वो आपको कंपनसेशन देगा और उसके बाद सरकार जमीन पे रेलवे लाइन बना देगा। क्यों? क्योंकि रेलवे लाइन से 1000 लोग का फायदा हो रहा है और उस जमीन से बस आपका फायदा हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया यहाँ पे। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। आर्टिकल 45 अगर आप देखेंगे तो 45 आपका डीपीएसपी में आता है, जो कि बोलता है आपका इस चीज के बारे में कि राइट टू एजुकेशन, कि 6 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 21A में इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में आप देख सकते हैं, अभी भी देखते हैं सरकारी स्कूल हैं, तो आपको सरकार बहुत सारा ये काम वाम करता है। वो अलग बात है कि वहां पे खाने में मिलावट होता है और बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, मिड डे मील खाते हैं, तो वो अलग बात है, बट सरकार अपना पूरा ट्राई कर रहा है कि बच्चों को पढ़ा पाए। यहाँ पे देख सकते हैं आपका, यहाँ पे जस्ट अ जोक, अगर देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 21A अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे डीपीएस फंडामेंटल राइट में आता है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, इसको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो डीपीएसपी जो होता है उसको हम लोग फंडामेंटल राइट में ला सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू, और इसी को बोलते हैं कि दोनों को हैंड इन हैंड चलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, वो कॉन्सेप्ट तो चलेगा ही, और इसको बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे और इसका रेफरेंस लेके हम लोग फंडामेंटल राइट को और इनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस केस में क्या बोला था, फंडामेंटल राइट ऑब्वियसली प्रिवेल करेगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि जस्टिसेबल है। गोलकनाथ में बोला था पार्लियामेंट को नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, लेकिन इसको बाद में देखा गया कि चेंज वेंज देख सकते हैं। इस केस में आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोला था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में आपका फंडामेंटल राइट आता है, लेकिन फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से बैलेंस कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो मैं आपको यही बोल रहा था, हैंड इन हैंड। आप देखेंगे सबसे रीसेंट केस यही है, तो इस केस में जो बोला गया था उसी के हिसाब से आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इसको बोलते हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जो कि आपका एक स्टैच्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन जो होता है, जो को लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए यूज करते हैं, उस सब ऐसे काम करता है। ठीक,
तो इफ यू सी यहाँ पे राइट टू एजुकेशन आपको जस्ट बताया, ये सब मैंने 45 में है। 21 में आप देख सकते हैं ये सब 38, अभी जस्ट बताया 39 बी एन सी आपने देखा था ये वाला 48 आपका। तो ये सब को हम लोग इंप्लीमेंट करते रहते हैं। जैसे कि 48 में आपका इन्वायरमेंट का रिलेटेड है, तो 21 में राइट टू लाइफ है, तो 21 में राइट टू लाइफ में आपका ये भी होता है साफ सुथरा पर्यावरण होना चाहिए, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, नदी पेड़ पानी जितने भी होते हैं पौधे ये सबको बचाना चाहिए, ऑलरेडी बता चुका मैंने आपको जस्ट। तो इफ यू सी की टेक अवे फॉर द सिटीजंस, फंडामेंटल राइट इज योर लीगल आपका इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट टू डू लिस्ट, गवर्नमेंट का जो आपका वो होता है टू डू लिस्ट टाइप का गाइडलाइंस होता है, सेट ऑफ पॉलिसीज होते हैं, वो आपका डीपीएसपी होता है जो बताता है क्या करना है पॉलिसी बनाने से पहले। बोथ टुगेदर रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट इक्वल एंड डिफाइंड वे, और दोनों एक ही होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे केशवानंद भारती ये सब जितना भी दिखा रहा है, नो योर राइट्स, अगर आप देखेंगे ये सब चीजें, एंड विद दिस थिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे वी कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। और यहाँ पे देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ। ये क्या बोलते हैं, जीवन चलाने का गाड़ी है, एंड इट्स स्पिरिट्स इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, नो योर राइट्स, योर राइट्स आर योर पावर, यूज देम वाइजली। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो संविधान एक बहुत ज्यादा अच्छा डॉक्यूमेंट है। आप देखते भी ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसको बनाने में भी कितना साल लगा था आपने देखा होगा, 2 साल समथिंग जितना भी आपका है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ड्राफ्ट किया गया है ताकि वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन, एंड थैंक यू एवरीवन।